नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को जारी रखते हुए नवोदय सिस्टम पर बेस्ड धौलागढ़ माता श्रृंखला का चौथा पार्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी पोस्ट के लिए नवोदय विद्यालय ने डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए नवोदय स्कीम है वो रखी गई है। तो मैं लेकर के आ रहा हूँ सभी टॉपिक, जिसमें हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एचएम, एएचएम, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, परचेज प्रोसीजर, कंडमनेशन प्रोसीजर, जेएनवीएसटी एंड ट्रांसफर पॉलिसी। मतलब कि नवोदय सिस्टम पर जितने भी टॉपिक आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उन सभी को कंप्लीट करवाया जाएगा धौलागढ़ माता श्रृंखला में। देखते हैं धौलागढ़ माता श्रृंखला चतुर्थ का पहला क्वेश्चन। 61. The opening of the new JNV is based on the proposal of the state government, in which dash acres of land is provided free of cost and adequate temporary accommodation is also arranged unless the school is shifted to the permanent site. नए जवाहर नवोदय विद्यालय का बनना राज्य सरकार के प्रस्ताव पर आधारित है, जिसमें निशुल्क डैश एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही पर्याप्त अस्थायी आवास की व्यवस्था भी की जाती है जब तक कि स्थायी साइट में विद्यालय स्थानांतरित ना हो जाए। तो कितनी कंडीशन है यहाँ पर रखी गई है। भूमि है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए। कौन देगा इसको? राज्य सरकार या यूटी गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन होनी चाहिए साथ में ही। अगर जब तक परमानेंट साइट नहीं बनी है तो अस्थायी साइट भी उपलब्ध करवानी होगी। मतलब कि रेडी बिल्ट आवास है वो भी उपलब्ध करवाया जा सके, जिससे कि नवोदय है वो रनिंग में आ जाए। तो कितनी कंडीशन रखी गई है देख लेते हैं। ऑप्शन 10 एकर्स, बी 30 एकर्स, सी 50 एकर्स, डी 40 एकर्स। देख लेते हैं, सही उत्तर हो जाएगा बी 30 एकर्स। मतलब कि 30 एकड़ जमीन है वो होनी चाहिए। नवोदय के प्रोविजन में ये रखा गया है कि जेएनवी खोलने के लिए 30 एकड़ जमीन है वो राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं, परंतु नवोदय के जो प्रोविजन है उसमें 30 एकड़ की जमीन है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी या यूटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। और साथ में टेम्परेरी साइट भी अकोमोडेशन के लिए प्रोवाइड करेगी, जिससे कि नवोदय है वो रनिंग में आ जाए। और जब भी परमानेंट साइट बिल्ड हो जाए, तैयार हो जाए, तो उसको टेम्परेरी साइट से शिफ्ट कर दिया जाएगा परमानेंट साइट में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 30 एकड़। कुछ रिलैक्सेशन है उनके भी प्रोविजन है। अगला सवाल देख लेते हैं 62। एम्प्लॉई रेजिडेंस इज प्रोवाइडेड टू ईच एम्प्लॉई इन द जेएनवी फ्रॉम बिलो मेंशन्ड स्टाफ रेजिडेंसेज। चूज द करेक्ट नंबर ऑफ अकोमोडेशन अलॉटेड टू टीचर्स, वार्डन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट स्टाफ। डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि सीरीज है वो नवोदय सिस्टम पर बेस्ड है। और मैं यहाँ पर आपकी कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको प्रिपेयर करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में भी बहुत सारी नवोदय रोम्स हैं वो दिए गए हैं। नवोदय के क्या प्रोविजन है वो क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो दी गई है जो कि परीक्षा में पूछी जा सकती है। आपको मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए मैं तैयार करवा रहा हूँ, परंतु इंफॉर्मेटिव है। यहाँ पर आपकी परीक्षा ना ली जा करके आपको सूचना दी जा रही है, आपको जानकारी दी जा रही है नवोदय नियमों के अनुसार क्या प्रोविजंस है, क्या नवोदय के सिस्टम है। तो यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि नवोदय सिस्टम पर इस तरीके का मटेरियल आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा। और आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए आपकी डिमांड के अनुसार प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल पोस्ट है, साथ में पीजीटी में भी ये टॉपिक रखे गए हैं। तो एलडीसी और एलडीई के लिए मैं आपको प्रिपेयर करवा रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ें। देख लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। प्रिंसिपल्स रेजिडेंस साइज कितनी होनी चाहिए? साइज 186 स्क्वायर मीटर्स। एंड वाइस प्रिंसिपल्स रेजिडेंस साइज क्या होगी यहाँ पर? 121 स्क्वायर मीटर्स होगी। टीचर्स रेजिडेंस है तो साइज 80 स्क्वायर मीटर्स होगी। और वार्डन क्वार्टर के लिए 80 स्क्वायर मीटर्स है। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड सपोर्टिंग स्टाफ क्वार्टर की साइज क्या होगी? 70 स्क्वायर मीटर्स होगी। और गेस्ट हाउस है तो 80 स्क्वायर मीटर्स होगी। तो देख लेते हैं हिंदी अर्थ। जेएनवी में प्रत्येक कर्मचारी को कर्मचारी निवास प्रदान किया जाता है। इन कर्मचारियों के आवासों में से शिक्षकों, वार्डन और प्रशासनिक कर्मचारियों, साथ में सहायक कर्मचारियों को आवंटित आवास की संख्या चुने। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि प्रिंसिपल क्वार्टर की साइज क्या होगी।
वाइस प्रिंसिपल के क्वार्टर की साइज क्या होगी, साथ में टीचर्स के लिए क्वार्टर होंगे उनकी साइज क्या होगी, वार्डन के लिए अलॉटेड क्वार्टर है उनकी साइज क्या होगी, स्टाफ क्वार्टर्स है, सपोर्टिंग स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनके क्वार्टर की साइज क्या होगी और गेस्ट हाउस की साइज क्या होगी। ये सूचना दे दी गई है, क्वेश्चन में बता दिया गया है कि क्या साइज होनी चाहिए नवोदय प्रोविजन के अनुसार, नवोदय रूल्स के अनुसार। और यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में कि टीचर, वार्डन और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए क्वार्टर की संख्या कितनी होनी चाहिए एनवीएस रूल के अनुसार। देख लेते हैं ऑप्शन। Teachers 18 quarters, warden 12 quarters, administrative staff and supporting staff 13 quarters. B. Teachers 20, warden 6, administrative staff and supporting staff 8. C. Teachers 8, warden 12, administrative staff and supporting staff 5. और डी है टीचर्स 23, वार्डन 6, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड सपोर्टिंग स्टाफ 15। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। मतलब टीचर्स के लिए जो क्वार्टर होंगे वो 18 होंगे, इनमें से 12 क्वार्टर है वो किसके लिए अलॉट हो जाएंगे, वार्डन के लिए ईयर मार्क होंगे। और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए 13 क्वार्टर है वो बनाए जाने चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। देखते हैं अगला सवाल। 63. JNV should have an underground sump oblique overhead tank for water 1 lakh liters capacity along with a power substation. How many sports grounds will there be in the playground? जिसकी साइज दी गई है 190 into 110 meters, and what will be the length of the track for the race? प्रत्येक जेएनवी में बिजली सब स्टेशन के साथ पानी के लिए एक भूमिगत संप या ओवरहेड टैंक 1 लाख लीटर क्षमता होना चाहिए। खेल के मैदान है उनकी साइज दी गई है, खेल का मैदान है, प्ले ग्राउंड है, 190 इंटू 110 मीटर्स होनी चाहिए। में कितने खेल कोर्ट्स होंगे और दौड़ के लिए ट्रैक की लंबाई कितनी होगी। देख लेते हैं ऑप्शन। 1 खो खो ग्राउंड 40 into 30 meters, one basketball court 40 into 30 meters, track 400 meters. B. 4 Kho grounds 40 into 30 meters, 2 basketball courts 40 into 30 meters, track 800 meter. C. 2 Kho grounds 40 into 30 meters, 2 basketball courts 40 into 30 meters, and track 400 meter. D. 2 Kho grounds 40 into 30 meters, 1 basketball court 40 into 30 meters, track 200 meters. तो कितने कोर्ट्स होंगे और साथ में ट्रैक की लंबाई क्या होगी। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। 2 खो खो ग्राउंड होने चाहिए जिनकी साइज है वो 40 इंटू 30 मीटर होती है। मतलब कि ये बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों अलग अलग होने चाहिए। 2 ग्राउंड होने चाहिए, किसके लिए होने चाहिए, बॉयज और गर्ल्स के लिए खो खो ग्राउंड होने चाहिए। साथ में 2 बास्केटबॉल कोर्ट्स भी होने चाहिए, ये भी बॉयज और गर्ल्स के लिए होंगे। और 400 मीटर का ट्रैक है वो होना चाहिए। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर सूचना दे दी गई है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, वो बता दी गई है कि जेएनवी के अंदर अंडरग्राउंड संप या ओवरहेड टैंक होना चाहिए जिसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 1 लाख लीटर होनी चाहिए। और जो प्ले ग्राउंड होगा उसकी टोटल साइज है वो 190 इंटू 110 मीटर कम से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर जो सूचना है वो क्वेश्चन के रूप में बना दी गई है कि कितने कोर्ट्स होने चाहिए और जो ट्रैक की लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 2 खो खो ग्राउंड्स एंड 2 बास्केटबॉल कोर्ट्स। और साथ में ट्रैक है उसकी लंबाई होगी 400 मीटर होगी। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते। 64. व्हाट इज जेएनवी साइन बोर्ड। जेएनवी साइन बोर्ड क्या है, देख लेते हैं ऑप्शन। साइन बोर्ड्स स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ द जेएनवीज। B. The name board of the school is also there in the signboard, in which the details of the JNV are written in all three languages, local, Hindi and English. C है a comprehensive site map indicating the location of various buildings is to be placed at a noticeable spot at the main entrance itself. Or D. Directional signboards indicating the direction of the JNV's landmarks such as academic block, administrative block, dormitories, staff residences, dining hall, playground, etc. और E है all these
तो इनमें से साइन बोर्ड है, मतलब कि प्रतीक चिन्ह के द्वारा वो सिंबलाइज किया है, डायरेक्शन दिया गया है, क्या-क्या चीज़ें साइन बोर्ड में होनी चाहिए नवोदय के अंदर, जेएनवी के अंदर। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा। साइन बोर्ड क्या होते हैं? साइन बोर्ड्स स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ द जेएनवी, कि जेएनवी के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं और उनकी कहाँ पर लोकेशन है, ये सब बातें बताई जाती है साइन बोर्ड के द्वारा। और बी में क्या बताया है? द नेम बोर्ड ऑफ द स्कूल इज ऑल्सो देयर इन द साइन बोर्ड, मतलब साइन बोर्ड में नेम बोर्ड भी होना चाहिए जहां पर नेम ऑफ जेएनवी है, नेम ऑफ विलेज है या स्थान है, और कौन कौन सी फैसिलिटीज है, पूरी डिटेल है। एड्रेस कह सकते हैं, नेम बोर्ड में एड्रेस होना चाहिए। और इसके लिए भी एक फॉर्मेट नवोदय रूल्स के अनुसार बताया गया है कि क्या चीजें होनी चाहिए। फोटो भी होना चाहिए, नवोदय लोगो होना चाहिए, तो नेम बोर्ड में होगा। और ये है उसमें लैंग्वेज क्या होंगी, ये जो लिखावट होगी उसमें तीनों लैंग्वेज है वो फॉलो होनी चाहिए। अगर कोई लोकल लैंग्वेज है तो सबसे पहले लोकल लैंग्वेज आएगी, उसके बाद में हिंदी लैंग्वेज आएगी और सबसे लास्ट में आएगी इंग्लिश आएगी। तो तीनों लैंग्वेज में ये लिखा होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सी देख लेते हैं, ए कॉम्प्रिहेंसिव साइट मैप इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ वेरियस बिल्डिंग्स, मतलब पूरा एक साइट मैप होना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए जो कि साइन बोर्ड के रूप में लगा हो, जहां की एंट्रेंस पर ये सूचनाएं मिल जाए कि विद्यालय के अंदर क्या क्या चीजें हैं और उनकी लोकेशन क्या है, ये साइट मैप में आ जाएगा। डी में डायरेक्शनल साइन बोर्ड्स इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द जेएनवी लैंडमार्क सच एज एकेडमिक ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, डॉर्मेट्रीज, स्टाफ रेजिडेंस, डाइनिंग हॉल, प्लेग्राउंड। तो नया आदमी है, डायरेक्शन बोर्ड को देख करके जेएनवी के जहां पर डेस्टिनेशन मतलब उसको जाना है वहां तक पहुंच सके। और नए न्यू कमर बच्चे होते हैं उनके लिए भी वो डायरेक्शन बोर्ड है, बहुत मदद करता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में बहुत सारी सूचनाएं वो दे दी गई है। अगर कहीं पर भी साइन बोर्ड पे क्वेश्चन बनता है तो निश्चित रूप से इन्हीं में से बनेगा। देख लेते हैं अगला सवाल 65। नवोदय विद्यालय समिति रिप्रेजेंट्स एज ए स्टेट इन इंडिया टू बी इन्वॉल्व इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज टू प्रमोट स्पोर्ट्स। द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर डन एट जेएनवी लेवल, चूज द रॉन्ग वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नवोदय विद्यालय समिति गेम्स और स्पोर्ट्स गतिविधियों में शामिल होने के लिए भारत में एक राज्य के रूप में प्रतिनिधित्व करती है, मतलब कि एक स्टेट के रूप में। जिस तरीके से राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, पंजाब है, तमिलनाडु है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी तरीके से नवोदय विद्यालय को एक दर्जा दिया गया है, स्टेट का दर्जा दिया गया है। खेल में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो नवोदय एक स्टेट के रूप में पार्टिसिपेशन करेगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए जेएनवी स्तर पर निम्नलिखित गतिविधियां की जाती है, और दिए गए विकल्पों में से गलत चयन कीजिए, मतलब कि कौन सा विकल्प है जो गतिविधियां खेलों के रूप में नवोदय विद्यालय या नवोदय स्टेट में नहीं करवाई जाती, जेएनवी में नहीं करवाई जाती है। देख लेते हैं ऑप्शन ए, कंपल्सरी स्पोर्ट्स एंड गेम्स 1 hour and 45 minutes per day for students and record of performances through battery test, introduction of fit india mobile app for fitness assessment of students। सी है स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस एट वेरियस लेवल्स इन 19 डिसिप्लिन्स। डी है इंट्रोडक्शन ऑफ खेलो इंडिया स्कूल असेसर ऐप फॉर रिकॉर्डिंग फिटनेस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। कौन सी गतिविधि है जो जेएनवी में नहीं हो रही है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ फिट इंडिया मोबाइल ऐप फॉर फिटनेस असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ये गलत हो रहा है। बाकी सभी ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट की बजाय क्या आ जाएगा, टीचर होना चाहिए। नवोदय रूल्स के अनुसार टीचर यहाँ पर आ रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ फिट इंडिया मोबाइल ऐप फॉर फिटनेस असेसमेंट ऑफ टीचर्स यहाँ आ जाएगा। ये नियम में बताया है, प्रोविजन में बताया है। बाकी देख लेते हैं, कंपलसरी स्पोर्ट्स एंड गेम्स 1 hour and 45 minutes, मतलब कि 1 घंटे 45 मिनट का खेल होगा प्रतिदिन बच्चों के लिए। और बच्चों का जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो किया जाएगा किसके द्वारा, बैटरी टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। सी में स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस एट वेरियस लेवल्स इन 19 डिसिप्लिन, मतलब 19 प्रकार के खेलों में भाग लिया जाता है। नवोदय के बच्चों को तैयार करवाया जाता है। 19 डिसिप्लिन है, 19 प्रकार के खेल है, वो बच्चों को खिलाए जाते हैं। और डी है इंट्रोडक्शन ऑफ खेलो इंडिया स्कूल असेसर ऐप फॉर रिकॉर्डिंग फिटनेस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि खेलो इंडिया स्कूल असेसर ऐप है वो किसके लिए बनाया गया, किसकी फिटनेस देखी जाती है। तो निश्चित रूप से आपको ये ध्यान रखना है, स्टूडेंट के लिए होगा ये ऐप है, वो किसके लिए होगा,
खेलो इंडिया स्कूल एसेसर ऐप है, वो स्टूडेंट की फिटनेस को चेक करेगा। साथ में ही फिट इंडिया मोबाइल ऐप है, वो टीचर की करेगा। तो बहुत सारी सूचनाएँ वो क्वेश्चन में दे दी गई है। कितनी तरीके की सूचना यहाँ पर मिल गई है। सबसे पहले क्या है कि नवोदय को एक स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया है, मतलब कि स्टेट का यहाँ रिप्रेजेंटेशन एनवीएस के रूप में वो करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। साथ में कंपल्सरी स्पोर्ट्स गेम्स हैं, उनके लिए टाइम कितना निर्धारित किया गया है, वो 1 घंटे 45 मिनट का टाइम निर्धारित किया गया है। और इवनिंग मॉर्निंग पीटी का या गेम्स का मैंने टाइम बता दिया। नवोदय विद्यालय पर बेस्ड जो सीरीज फर्स्ट है, धौलागढ़ माता सीरीज फर्स्ट में ये सारी सूचनाएं वो दे दी गई हैं, कितना समय निर्धारित है। और बैटरी टेस्ट है वो किया जाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बन जाता है कि बच्चों की परफॉर्मेंस को जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, बैटरी टेस्ट होता है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका फिट इंडिया मोबाइल ऐप है, वो किसके लिए होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर नहीं होगा, टीचर होगा। साथ में स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स हैं, वो कितने डिसिप्लिन में होते हैं, 19 में होते हैं। खेलो इंडिया स्कूल एसेसर ऐप है, वो किसकी फिटनेस चेक करेगा, स्टूडेंट की करेगा। तो 5-6 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल ऑथेंटिक है और एनवीएस के नॉर्म्स के अनुसार है, रूल्स के अनुसार है। पसंद आ रहे हैं तो मित्रों को भी जरूर शेयर करिए। देखते हैं अगला सवाल क्या हो जाएगा। 66, the maintenance works can be broadly classified into following categories and the same to be carried out by the JNVs as per the guidelines issued by NVS from time to time. Find the odd category of M and R in JNVs. वो चीज है, गलत को आपको पता लगाना है, बाकी सारी चीज सही हो जाएंगी, गलत आपको पता लगाना है। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। रखरखाव कार्यों को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है और इसे एनवीएस द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जेएनवी द्वारा पालन किया जाता है। जेएनवी में एम एंड आर की कौन सी श्रेणी का कार्य नहीं करवाया जाता है, देख लेते हैं कौन कौन से करवाए जाते हैं और कौन सा नहीं करवाया जाता है। ऑप्शन आ जाएगा रेगुलर डे टू डे मेंटेनेंस इंक्लूडिंग इमरजेंसी रिपेयर्स, बी ए मेजर रेगुलर रिपेयर्स इंक्लूडिंग एनुअल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सी है नीड बेस्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डी स्पेशल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट जरूर करिए कौन सा ऑप्शन है वो गलत हो रहा है। बाकी चीजें नवोदय में मेंटेनेंस एंड रिपेयर के तहत होती है, प्रोविजन के तहत होती है, परंतु कौन सी इनमें से नहीं हो रही है। सही उत्तर हमारा हो रहा है सी, नीड बेस्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये नहीं हो रहा है, बाकी चीजें होती है। रेगुलर डे टू डे मेंटेनेंस इंक्लूडिंग इमरजेंसी रिपेयर्स, ये भी होता है। मेजर रेगुलर रिपेयर्स इंक्लूडिंग एनुअल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, ये भी होता है। स्पेशल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ये भी होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि आपको जब भी जरूरत पड़ी और कोई भी बिल्डिंग खड़ी कर दी, इसके लिए नवोदय ने एक अलग से कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बनाया है। वहां पर प्रपोजल तैयार होते हैं, टेंडर प्रोसेस होती है और बिल्डिंग खड़ी की जाती है। तो ये आप जेएनवी लेवल पर एम एंड आर के तहत नहीं कर सकते, बाकी सभी हो सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं। 67, it should be ensured that teaching staff should not be retained unnecessarily during summer vacation for the purpose of carrying out M&R work. Once proper planning is done, dash should be entrusted with the responsibility of supervising the M&R work. ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एम एंड आर कार्य करने के उद्देश्य से शिक्षण स्टाफ को गर्मी की छुट्टियों के दौरान अनावश्यक रूप से नहीं रखा जाना चाहिए। एक बार उचित योजना बना लेने के बाद में डैश को एम एंड आर कार्य के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। तो कौन होगा, यहाँ पर ये बात भी बता दी गई है कि टीचिंग स्टाफ को छुट्टियों में नहीं रोकना चाहिए एम एंड आर कार्य के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी स्टाफ को बेनिफिट देना है तो उसको रोक लिया, ये रूल में नहीं बताया गया है। जब एम एंड आर की प्लानिंग प्रपोजल तैयार हो गया है तो कौन उसको पर्यवेक्षण करेगा, किसको जिम्मेदारी होगी, देख लेते हैं। एम एंड आर आईसी टीचर, बी ओएस ऑब्लिक यूडीसी, सी वाइस प्रिंसिपल, डी प्रिंसिपल। कौन सही हो जाएगा, कौन सुपरवाइज करेगा, आपका कमेंट भी आते जाने चाहिए। देख लेते हैं, सही उत्तर हो जाएगा बी, ओएस यूडीसी की जिम्मेदारी। ओएस होगा या ओएस नहीं है तो यूडीसी इस कार्य को देखेगा, एम एंड आर को सुपरवाइज करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ पर बताया गया है कि टीचर को बिना बात के नहीं रिटेन करना चाहिए, छुट्टियों में नहीं रोकना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ओएस और यूडीसी को एम एंड आर कार्य के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।
आगे का सवाल देख लेते हैं 68। द फॉलोइंग एक्टिविटीज अंडर एम एंड आर शुड बी टेकन अप विद प्रायोरिटी ड्यूरिंग वेकेशन। अवकाश के दौरान एम एंड आर के तहत निम्नलिखित गतिविधियों को प्राथमिकता के साथ किया जाना चाहिए। कौन कौन सी गतिविधियां हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। रिपेयर ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, सीवर सिस्टम, सैनिटरी सिस्टम, डोर्स, विंडोज, वेंटिलेटर्स, प्लास्टर, फ्लोर रिपेयर एटसेट्रा इन डोरमेट्रीज, स्कूल बिल्डिंग, एमपी हॉल, dining, kitchen and staff quarters, whitewashing, color washing, painting in all buildings including boundary wall and main entrance gate. C. Cleaning of OST overhead tank, underground sump, rooftop tank or septic tank, manhole, gully trap, sewer line, open surface drain, uprooting of plants, subs from wall and roof, etc. और डी है ऑल दी अबव। तो कौन कौन से कार्य होने चाहिए छुट्टियों में एम एंड आर के तहत? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ये सभी कार्य होंगे। रिपेयर ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम है, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन है, सीवर लाइन है, सैनिटरी सिस्टम है, डोर्स, विंडोज, वेंटिलेटर्स, प्लास्टर, फ्लोर रिपेयर इन डॉर्मेट्रीज, मतलब हाउस का सारा कार्य होना चाहिए। स्कूल बिल्डिंग का भी होना चाहिए, एमपी हॉल का, डाइनिंग हॉल का, किचन का, स्टाफ क्वार्टर का, सारे कार्य हैं वो एम एंड आर के तहत छुट्टियों में हो जाने चाहिए। और इसके साथ में व्हाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, पेंटिंग इन बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग बाउंड्री वॉल भी इसमें शामिल है, मेन एंट्रेंस भी शामिल है, और ओएसटी की क्लीनिंग है, अंडरग्राउंड संप है, रूफ टॉप टैंक है जो टंकियां रखी है स्टाफ क्वार्टर के, साथ में सेप्टिक टैंक है, मेन होल है, गली ट्रैप है या सीवर लाइन है, ओपन सरफेस ड्रेन है, ये भी रिपेयर हो जाने चाहिए। और इसके साथ में अपरूटिंग ऑफ प्लांट्स एंड सब्स, जो घास फूस या झाड़ियां उग गई है, मतलब कि दीवारों पर, छतों पर अगर झाड़ियां या पौधे उग गए हैं तो उनको भी निकालना है। ये सभी कार्य किसके अंतर्गत हो जाएंगे? एम एंड आर के अंतर्गत होने चाहिए। और ये कब होने चाहिए? प्रायोरिटी बेसिस होने चाहिए, वेकेशन में होने चाहिए, क्योंकि जब अगर बच्चे रहेंगे, स्टाफ रहेंगे तो कार्य है वो डिस्टर्ब होगा, साथ में बच्चों का भी डिस्टरबेंस होगा, तो ये सब कार्य वेकेशन में हो जाने चाहिए। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए और दोस्तों को जरूर बताना है, क्योंकि दोस्तों को बताएंगे ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेंगे तो ज्यादा कंटेंट लाने का मेरा जी करेगा, मन करेगा। देख लेते हैं अगला सवाल 69। All NVS principals, vice principals, PGTs, TGTs, and creative teachers are attending NISTA 1.0 elementary stage and 2.0 secondary stage training modules organized by NCRT. What is the NISTA program? ये निष्ठा प्रोग्राम है, सभी के लिए चलाया जा रहा है। निष्ठा है वो एनवीएस के प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, सभी पीजीटी हैं, टीजीटी है, क्रिएटिव टीचर्स हैं, उनको निष्ठा प्रोग्राम है वो अटेंड करना होगा। और निष्ठा 1.0 किसके लिए था, कौन सी स्टेज थी, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। एलिमेंट्री स्टेज, 2.0 सेकेंडरी स्टेज के लिए तैयार किया गया था। ये मॉड्यूल है, किसने बनाया था, इस पर भी तीन तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। एनसीईआरटी ने मॉड्यूल बनाया था निष्ठा। और अभी हमें ध्यान देना है कि निष्ठा प्रोग्राम है वो क्या होता है। देख लेते हैं हिंदी अर्थ। सभी एनवीएस प्राचार्य, उप प्राचार्य, पीजीटी, टीजीटी और रचनात्मक शिक्षक एनसीईआरटी द्वारा आयोजित निष्ठा 1.0 प्रारंभिक चरण और 2.0 माध्यमिक चरण प्रशिक्षण मॉड्यूल में भाग ले रहे हैं। निष्ठा कार्यक्रम क्या है बताना है आपको ऑप्शन में से। निष्ठा नेशनल इनोवेशन फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। बी है निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। सी निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवर्टाइजमेंट। डी निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलोग्राम एडवांसमेंट। क्या इसका संपूर्ण रूप होगा? देख लेते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। निष्ठा का मतलब यहाँ पर दिया है, फुल फॉर्म दिया है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यहाँ पर निष्ठा का मतलब हो रहा है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जब भी नोटिफिकेशन आए आपको अलार्म के रूप में सूचना मिल जाए। देख लेते हैं अगला सवाल 70। Diksha stands for Digital Infrastructure for Knowledge Sharing. It is a national teacher platform which is currently being used by teachers and students across the nation to provide school education through distance mode. From what points can the Diksha program be observed?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताया गया है कि दीक्षा का फुल फॉर्म भी दे दिया गया है, स्टैंड फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसका मतलब दीक्षा हो रहा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग हो रहा है। तो हिंदी अर्थ देख लेते हैं। दीक्षा का मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। ये एक राष्ट्रीय शिक्षक मंच है जिसका उपयोग वर्तमान में देश भर के शिक्षकों और छात्रों द्वारा दूरस्थ माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। दीक्षा कार्यक्रम को कौन कौन से बिंदुओं से अवलोकित किया जा सकता है? मतलब कि दीक्षा कार्यक्रम है ये कोरोना काल में तो बहुत पॉपुलर हुआ, जिसमें डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा शिक्षक हैं अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो ये बात है वो क्वेश्चन में सूचना दे दी गई है कि दीक्षा क्या होता है और किसके लिए शुरू किया गया है। इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको ये पॉइंट अवलोकित करने हैं कि दीक्षा को आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दीक्षा में क्या चीजें होती थी या हो रही हैं। देख लेते हैं ऑप्शन। दीक्षा इज ए नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन लॉन्च्ड ऑन September 5th 2017। B. Diksha National Teachers Platform is built to host open educational resources, OER, and tools for teachers in schools, teacher education in teacher education institutes, TEIs, and students. C. It will cater to the needs of teachers, including the development of attitude, skill, and knowledge. Currently, it supports 18 languages and the various curriculum of NCRT, CBSE, and SCERTs, और डी है ऑल दी अबव। तो आप बिंदुओं को अवलोकित करें और दीक्षा को क्या ये सभी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या दीक्षा कार्यक्रम है इनके द्वारा बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल दी अबव सभी है इसके अंतर्गत। मतलब कि दीक्षा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। इसका मतलब हो रहा है दीक्षा फुल फॉर्म हो रहा है। साथ में ही दीक्षा है वो किसके लिए बनी है? शिक्षकों के लिए बनी है और ये इसमें शिक्षक और छात्र है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो दीक्षा को यहाँ पर पॉइंट के द्वारा बताया गया है। दीक्षा इज नेशनल प्लेटफॉर्म पर स्कूल एजुकेशन लॉन्च्ड ऑन September 5th 2017। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कब शुरू किया गया था? 5 सितंबर 2017 को। दीक्षा नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म इज बिल्ट टू होस्ट ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, मतलब OER के लिए बनाया गया है। एंड टूल्स फॉर टीचर्स इन स्कूल्स, टीचर एजुकेटर्स इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब जो टीचर को ट्रेंड कर रहे हैं उनके लिए भी ये दीक्षा कार्य कर रहा है और साथ में स्टूडेंट के लिए भी कार्य कर रहा है। इट विल कैटर टू द नीड्स ऑफ टीचर्स, मतलब शिक्षकों की सारी पूर्ति करते हैं, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, जिसमें क्या क्या चीजें हैं? डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। और इसके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि दीक्षा है वो दी जा रही है 18 से अधिक, 18 प्लस लैंग्वेजेज में दीक्षा कार्यक्रम है वो चल रहा है, जिसमें एनसीईआरटी का सिलेबस है, सीबीएसई का है और एससीईआरटी का भी है। तो इस तरीके से सारे पॉइंट हैं वो अवलोकित करके और दीक्षा को एक्सप्लेन करने में हमें मदद कर रहे हैं। सारे पॉइंट पर एक एक क्वेश्चन है वो जरूर बन सकता है। अगर दीक्षा पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। 71। आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन जेएनवीज अंडर अकम प्रोग्राम। डियर फ्रेंड, अकम है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है और आपको नाम सुनते ही ये सोचेंगे कि यार अकम क्या है, जेएनवी में अकम क्या चीज है। देख लेते हैं। अकम कार्यक्रम के तहत जेएनवी में हो रही गतिविधियों की पहचान करें। तो अगर आप अकम की फुल फॉर्म जानते हैं तो जरूर मैसेज करिए। यहाँ पर देख लेते हैं क्या बताया गया, अकम प्रोग्राम क्या है। ऑनलाइन म्यूजिक कंपटीशन ऑन पैट्रियोटिक ऑब्लिक फोक सॉन्ग्स इन लैंग्वेज ऑफ पेयर्ड स्टेट्स ऑब्लिक यूटीज अंडर EBSB and daily 2 minutes presentation by students in school assembly on life oblique role of freedom fighters, historical events. B. Participation of students in Aryabhatt Ganit challenge on the theme शून्य से शिखर तक and writing activities on India's struggle for freedom by students. सी है वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑन शिक्षक पर्व एंड सेलिब्रेशन ऑफ राष्ट्रीय एकता दिवस। डी. पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन CBSE रीडिंग चैलेंज 3.0 हेरिटेज इंडिया क्विज एंड पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन एंड पोस्ट कार्ड कैंपेन। और ई है ऑल दी अबो,
मतलब कि अकम प्रोग्राम है, कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है? सही उत्तर हमारा हो रहा है, ई हो रहा है, सभी कार्यक्रम इसके अंतर्गत संपन्न किए जा रहे हैं। आपके ही विद्यालय में, आपके जेएनवी में ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं, अकम के तहत, जिसमें ऑनलाइन म्यूजिक कॉम्पिटिशन ऑन पैट्रियोटिक फोक सॉन्ग इन लैंग्वेज ऑफ पेयर्ड स्टेट। आपका जेएनवी कोई भी दूसरे स्टेट के साथ में पेयर्ड किया हुआ है, आपका काउंटर पार्ट स्टेट होगा, जहाँ पर लैंग्वेज है वो शेयर की जा रही है, यूटी भी हो सकता है ईबीएसबी के तहत। डेली 2 मिनट्स, ये ध्यान रखना है कि डेली 2 मिनट्स प्रेजेंटेशन बाई स्टूडेंट्स इन स्कूल असेंबली ऑन लाइफ ऑब्लिक रोल ऑफ फ्रीडम फाइटर हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो अकम प्रोग्राम के तहत रोज 2 मिनट का प्रोग्राम दिया जाएगा, किसके द्वारा? बच्चे के द्वारा असेंबली में, जिसमें फ्रीडम फाइटर के लाइफ से संबंधित है या उसके क्या रोल थे, क्या उसका पार्टिसिपेशन था, हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में 2 मिनट बच्चा बता सकता है। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्यभट्ट गणित चैलेंज ऑन द थीम, यहाँ पर थीम पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शून्य से शिखर तक। एंड राइटिंग एक्टिविटीज ऑन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बाई स्टूडेंट, ये भी लिखा जा सकता है बच्चे के द्वारा। वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑन शिक्षक पर्व और सेलिब्रेशन ऑफ राष्ट्रीय एकता दिवस, ये भी अकम के तहत चल रहे हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन सीबीएसई रीडिंग चैलेंज 3.0, 3.1 और 3.2 संपन्न हो गए हैं। अभी 3.0 में पार्टिसिपेशन अकम के तहत करना होगा। हेरिटेज इंडिया क्विज है, साथ में पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन, पोस्ट कार्ड कॉम्पेन। आपने अपने जेएनवी के लेवल पर बच्चों को पोस्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए और उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को ये पोस्ट कार्ड है वो भेजे थे। तो अभी समय है, अकम का मतलब क्या होता है? आजादी का अमृत महोत्सव इसका मतलब हो रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव, और आजादी का अमृत महोत्सव है, ये मनाया जा रहा है 75वीं वर्षगांठ, देश के आजाद होने की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव है, भारत सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है। और इस आजादी के अमृत महोत्सव में ये सब चीजें हैं वो बच्चों के द्वारा करवाई जा रही हैं। हमारा उत्तर हो रहा है ई। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिए। और मित्रों, नवोदय विद्यालय ने एक बिल्कुल नया पैटर्न अडॉप्ट किया है। क्वेश्चन में यहाँ पर पैराग्राफ दिए जाते हैं, मतलब कि पुरानी परीक्षा में ऐसा होता था कि लैंग्वेजेज में ही सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन आते थे। अभी हर पार्ट में नवोदय ने नया पैटर्न अडॉप्ट करके, परीक्षा का एक नया तरीका अडॉप्ट करके, और कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या कॉम्प्रीहेंशन है। मैं भी लेकर के आ गया हूँ बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर comprehension. Read the following passage and answer the questions that follows. Brand equity. The uniqueness of Navodaya Vidyalaya has assured that they have been enjoying this strong brand equity over a period of time due to the consistent and top performance in CBSE. Navodaya Vidyalayas are well recognized as focal points of learning and all-round development. The currency of the Navodaya brand, derived from the academic performance and success of the alumni, has ensured that Navodayas is one of the foremost and successful institutions. Brand equity is nothing but the association made by people when they hear the name Navodaya or JNV. Today, the Navodaya brand enjoys an unprecedented level of acknowledgement from the society in the field of secondary and higher secondary education. The teachers and students associated with the Navodaya brand have been successful in creating significant and noticeable changes in the quality of human lives in the Indian society. Thus, the Navodaya brand has become synonymous with exemplary education and all round development of students. However, to ensure continued brand equity, we need to move with the times and keep our skills updated with the modern innovations and latest developments in the field of imparting modern quality education. तो ब्रांड इक्विटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ब्रांड इक्विटी है, एक कॉम्प्रीहेंशन के रूप में दे दी गई है। तो कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा देख लेते हैं। 72, व्हाट इज ब्रांड इक्विटी इन नवोदय सिस्टम? नवोदय प्रणाली में ब्रांड इक्विटी क्या होती है? ब्रांड इक्विटी इज नथिंग बट द एसोसिएशन मेड बाय पीपल व्हेन दे हियर द नेम नवोदया और जेएनवी. ब्रांड इक्विटी इज नथिंग बट फ्री फूड एंड स्टे फॉर 7 years to poor children in people's mind when they hear the name Navodaya or JNV. C. Brand equity is nothing but a place to teach orphans on hearing the name Navodaya or JNV. D है
Brand equity is nothing but the name Navodaya or JNV which creates an image of a school where the children of the separated couple are educated. क्या हो जाएगा? ब्रांड इक्विटी क्या होगा? नवोदय का ब्रांड इक्विटी क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ब्रांड इक्विटी इज नथिंग बट द एसोसिएशन मेड बाय पीपल व्हेन दे हियर द नेम ऑफ नवोदया और जेएनवी। मतलब कि ब्रांड इक्विटी बन गया है, नवोदय विद्यालय एक ब्रांड इक्विटी बन गया जहां पर ये माना जाता है जब भी लोग सुनेंगे जेएनवी के बारे में या नवोदय के बारे में, सक्सेस रेशो उनके दिमाग में आएगा कि वो तो बड़े स्कूल होते हैं, वहां पर होशियार बच्चे पढ़ते हैं और वहां से जो पढ़ा हुआ बच्चा है समाज का एक अच्छा नागरिक बनता है, एक सफल नागरिक बनता है, अच्छे वो जॉब में जाएगा, अच्छी क्रिएटिविटी होगी, वो अच्छा सभ्य नागरिक होगा। तो ये उसकी ब्रांड इक्विटी है, वो बन जाएगी नवोदय में। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लेते हैं। Following steps should be taken to establish oblique maintain brand equity in Navodaya. चूज द रॉन्ग ऑप्शन। नवोदय में ब्रांड इक्विटी को स्थापित करने बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। गलत विकल्प चुनिए। परफॉर्मेंस स्पीक्स JNV must be much better than the rest in all areas and uphold values, inculcate values through value embedded education, pursue high ideas and standards, and teamwork and smart work always lead to better productivity. C. Reaching the top is easier than staying there. Continue efforts with zeal and vigorous to stay at the top only for money. डी है स्ट्राइविंग फॉर कॉमन आइडेंटिटी एंड एम्पावरिंग नवोदयंस टू बी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स एंड प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ एवर चेंजिंग ग्लोबल सोसाइटी। तो कैसे आप स्थापित करेंगे जो ब्रांड इक्विटी है उसको स्थापित करना और मेंटेन करना, क्या इनमें से गलत हो रहा है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, ये गलत हो रहा है, बाकी सभी ठीक है। यहाँ पर मनी नहीं होना चाहिए, मुद्रा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। मुद्रा एक गलत विकल्प है, मुद्रा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सी यहाँ पर गलत हो रहा है। रीचिंग द टॉप इज इजियर देन स्टेइंग देयर, मतलब कि ऊंचाई पर पहुंचना मुश्किल होता है, वहां पर स्टे करना, वहां ठहरे रहना बहुत मुश्किल होता है। परंतु आगे ये बताया गया है कंटिन्यू एफर्ट्स विद जील। अगर आपको वहां पर बने रहना है तो लगातार एफर्ट करने होंगे, जील के साथ में, विगर के साथ में, और टॉप पर डटे रहना है, ये होगा। परंतु इसमें मनी नहीं होगा, मनी बिल्कुल गलत हो रहा है। ये इसके लिए इक्विटी ब्रांड के लिए ये गलत हो रहा है। बाकी देख लेते हैं। परफॉर्मेंस स्पीक्स जेनवीज मस्ट बी मच बेटर देन द रेस्ट, मतलब कि परफॉर्मेंस ही आपकी बोलेगी, सफलता आपकी बोलेगी कि बाकी स्कूल के बजाय जेएनवी है वो बेटर है। इन ऑल एरियाज अपहोल्ड वैल्यूज, इनकलकेट वैल्यूज थ्रो वैल्यू एम्बेडेड एजुकेशन, इसके द्वारा वैल्यू भी डेवलप की जा रही है। परस्यू हाई आइडियाज एंड स्टैंडर्ड्स एंड टीम वर्क एंड स्मार्ट वर्क ऑलवेज लीड टू बेटर प्रोडक्टिविटी, ये आपको ब्रांड इक्विटी बनाने में मदद करेंगे। स्ट्राइविंग फॉर कॉमन आइडेंटिटी एंड एम्पावरिंग नवोदियंस टू बी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स एंड प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ एवर चेंजिंग ग्लोबल सोसाइटी, इसमें ये फिट करने में आपको मदद करेंगे। सी ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है। तो आपको ब्रांड इक्विटी है वो कैसे मेंटेन करनी है, ये सब पॉइंट है मैंने आपको छांट करके दिए हैं। नवोदय रूल्स के अनुसार क्या बात बताई गई है, हर एक ऑप्शन से एक क्वेश्चन तैयार हो सकता है। तो एक क्वेश्चन है वो पांच पांच क्वेश्चन को समेट कर बैठा है, एमसीक्यू को समेट के बैठा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बताया गया है। कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड एक और कॉम्प्रीहेंशन आ गया। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो क्या कॉम्प्रीहेंशन में बताया है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। The vision of the Navodaya Vidyalaya Samiti headquarters, coupled with the efforts of the officers, principals, vice principals, teachers, and non-teaching staff, has assumed proportions of a healthy coalition, thus enabling Navodayas to continually churn out young and aspirant citizens, possessing not just the requisite knowledge to succeed in various spheres, but also to develop a responsible, compassionate, dedicated and devoted attitude towards the society. Navodaya citizens definitely will be the ones most suited to lead the country in future, since they are mentally alert, physically fit, psychologically balanced, emotionally mature, and spiritually sound. They will be multitasking, creative, innovative, and eco-friendly, which are the most desirable attributes for the knowledge society into which the world is marching. NVS headquarters is also on the
move to establish centers of excellence for science and sports, which would be another jewel in the crown of NVS। तो यहाँ पर ब्रांड इक्विटी है, उसके बारे में बताया गया है, बहुत सारी सूचनाएं दी गई है। तो पैराग्राफ से भी क्वेश्चन बनेंगे, और मैंने यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन बनाए देख लेते, पैराग्राफ पर बेस्ड कौन से क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन हो जाएगा 74, द डैश ऑफ द नवोदय ब्रांड ड्राइव्ड फ्रॉम द एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड सक्सेस ऑफ द एलुमनाई हैज एंश्योर्ड दैट नवोदयाज इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट एंड सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशंस। अकादमिक प्रदर्शन और पूर्व छात्रों की सफलता से प्राप्त नवोदय ब्रांड की डैश ने यह सुनिश्चित किया है कि नवोदय अग्रणी और सफल संस्थानों में से एक है। तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा, एक्सीलेंसी, कॉम्पिटेंसी, करेंसी, एक्यूरेसी, क्या आ जाएगा यहाँ पर, खाली स्थान क्या आ जाएगा, कमेंट भी कर दीजिए, मैं यहाँ पर उत्तर बता रहा हूँ आपको, सी उत्तर आ जाएगा। करेंसी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका करेंसी आ जाएगा, ये करेंसी आपका हो जाएगा। द करेंसी ऑफ द नवोदय ब्रांड derived from the academic performance and success of the alumni has ensured that Navodaya is one of the foremost and successful institutions। तो यहाँ पर मुद्रा आ जाएगी, मुद्रा आ जाएगी, क्या मुद्रा है, नवोदय ब्रांड की मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है, यहाँ पर नवोदय ब्रांड है उसकी मुद्रा है, वो किसके रूप में आ रही है, एकेडमिक परफॉर्मेंस के सक्सेस के रूप में, एलुमनाई है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस और उनके जो जीवन की सफलता है उसके आधार पर ये हमारी एक मुद्रा बन रही है, ब्रांड बन रही है। सही उत्तर हमारा हो रहा है सी। अगला सवाल देख लेते हैं 75, डैश विल बी मल्टीटास्किंग, क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड इको फ्रेंडली, which are the most desirable attributes for the knowledge society into which the world is marching। डैश मल्टीटास्किंग, क्रिएटिव, इनोवेटिव और इको फ्रेंडली होंगे जो नॉलेज सोसाइटी के लिए सबसे वांछनीय गुण है जिसमें दुनिया आगे बढ़ रही है। तो कौन होंगे इसमें, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ऑफिसर्स ऑफ एनवीएस आरओज और ऑफिसर्स ऑफ एनवीएस एनालाइज, कौन होंगे इसमें, क्या होंगे वो, क्या फिट आ जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके स्टूडेंट्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स विल बी मल्टीटास्किंग, क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड इको फ्रेंडली, विच आर द मोस्ट डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ द नॉलेज सोसाइटी इनटू विच द वर्ड इज मार्चिंग। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 76, व्हाट इज एन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। ये क्वेश्चन है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है नवोदय के अनुसार क्या है, एक संस्थागत योजना क्या है। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन एन इंस्टीट्यूशन। बी, इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन एन इंस्टीट्यूशन। सी, इट इज ए प्लान फॉर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। और डी, इट इज ए प्लान फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो क्या सही हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का मतलब क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का मतलब होता है इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन एन इंस्टीट्यूशन। मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में जो भी चीजें, जो भी कार्रवाई होती है किसी इंस्टीट्यूशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग बोलते हैं। निश्चित रूप से आपको पता है कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, तो ऑर्गेनाइज्ड जो होगा उसको हम प्लानिंग बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा और उन प्लान के अनुसार हम कार्य करेंगे, तो ये कहलाएगा क्या, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग कहलाएगा। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन एन इंस्टीट्यूशन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 77, फाइंड द मेजर एरियाज ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। संस्थागत नियोजन के प्रमुख क्षेत्रों, कार्य क्षेत्र का पता लगाएं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके लिए आप इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग तैयार करेंगे, देख लेते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग कंडीशंस, इंप्रूवमेंट ऑफ एकेडमिक फैसिलिटीज, इंप्रूवमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, स्कूल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च और ऑल दी अबव। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा एफ, ऑल दी अबव। सभी फील्ड है, इंस्टीट्यूशनल जो प्लानिंग होगी उसके लिए सभी प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे। इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग कंडीशन है, ये सबसे पहली कंडीशन हो जाएगी। लिविंग कंडीशन सुधारिए, उसके लिए प्लान बनाइए। लर्निंग कंडीशन के लिए भी प्लान बनाइए। इंप्रूवमेंट ऑफ एकेडमिक फैसिलिटीज हैं, बच्चों को एकेडमिक फैसिलिटीज दीजिए। और साथ में इंप्रूवमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ये भी जरूरी हो जाएगा। और स्कूल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स है, स्कूल को भी इंप्रूव करना है, आपको प्लान तैयार करना है। इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च के लिए भी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग होना चाहिए। तो सारे फील्ड हैं वो क्या हो जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में ध्यान रखने होंगे।
इसके कार्य क्षेत्र हो जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा हमारा एफ। मूव टू क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इंप्रूविंग लिविंग एंड लर्निंग कंडीशंस अंडर इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। हमने इससे पहले कार्य क्षेत्र पढ़े, तो पहला कार्य क्षेत्र क्या था? लिविंग और लर्निंग कंडीशन है, उनको इंप्रूव करना है। तो क्या है ये लिविंग और लर्निंग कंडीशन, क्या बताई गई है? देख लेते हैं। संस्थागत नियोजन के तहत रहने और सीखने की स्थिति में सुधार के लिए क्या शर्तें हैं? पहला हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ विद्यालय बिल्डिंग्स। B, a provision of facilities to the pupils like supply of drinking water, sanitary facilities, nutritious food, medical facilities, etc. C, collection of library books, magazines, journals, instructional materials, and audio visual aids for the school. और D, all the above। तो इम्प्रूविंग लिविंग और लर्निंग कंडीशन के लिए कौन कौन सी चीजें हैं वो जरूरी हो जाएंगी, किसमें सुधार करना जरूरी हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ विद्यालय, ये लिविंग कंडीशन हो गई। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज टू द पीपल्स लाइक सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटरी फैसिलिटी, न्यूट्रिशियस फूड, मेडिकल फैसिलिटीज, ये भी सभी जरूरी हो जाएंगे। और कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, ऑडियो विजुअल एड्स फॉर द स्कूल, ये लर्निंग कंडीशन में सुधार के लिए हो जाएंगे। तो सारे पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं 79। इंप्रूवमेंट ऑफ एकेडमिक फैसिलिटीज फॉर इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग आर एज फॉलोइंग। संस्थागत नियोजन के लिए शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार निम्नलिखित है। कौन कौन से? डिवीजन ऑफ द करिकुलम इन ईच सब्जेक्ट इनटू मंथली एंड वीकली यूनिट्स एंड सब यूनिट्स, conducting diagnostic test and organization of remedial teaching for desiring children. C, organization of extension lectures, conferences, etc. in the institution. D, support of teacher improvement programs like in-service training, refresher courses and orientation courses, etc. for teachers. और E है all the above। तो एकेडमिक फैसिलिटीज सुधारने के लिए आपको क्या करना होगा? ये सभी करने होंगे। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा। डिवीजन ऑफ द करिकुलम इन ईच सब्जेक्ट इनटू मंथली एंड वीकली यूनिट्स एंड सब यूनिट्स, कंडक्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिमीडियल टीचिंग फॉर डिजायरिंग चिल्ड्रन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेज, मतलब दूसरी जगह से एक्सपर्ट बुला करके और अपने विद्यालय में इनको ऑर्गेनाइज करवाया जा सकता है, लेक्चर अरेंज करवाए जा सकते हैं। सपोर्ट ऑफ टीचर इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स लाइक इन सर्विस ट्रेनिंग, रिप्रेशर कोर्सेज, मतलब कि टीचर को इम्प्रूव करना है, उनके नॉलेज को बढ़ाना है तो इन सर्विस ट्रेनिंग करवानी है, रिप्रेशर कोर्स करवाने, ओरिएंटेशन कोर्सेज करवाने। तो ये सब चीजें हैं, क्या हो जाएंगी? एकेडमिक फैसिलिटीज को सुधारने में मदद करेंगी और निश्चित रूप से ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के लिए जरूरी हो जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ई। और साथियों, धौलागढ़ माता सीरीज चतुर्थ का अंतिम क्वेश्चन है 80। फाइंड द इंप्रूवमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इन द इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। संस्थागत नियोजन में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सुधार कौन सी एक्टिविटीज के द्वारा संभव है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज इन द स्कूल, organization of literary activities like preparation of bulletin boards, wall magazine, improved teaching aids and equipments. C, organization of social service projects. D, organization of pay setting activities। और E है ऑल दी अबव। तो को करिकुलर एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटी करवा करके आप इंप्रूव करवा सकते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के अनुसार? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज इन द स्कूल, मतलब कि फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनको ऑर्गेनाइज करके आप को करिकुलर एक्टिविटीज में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिटरेरी एक्टिविटीज लाइक प्रिपरेशन ऑफ बुलेटिन बोर्ड्स हैं, वॉल मैगजीन, इम्प्रूव टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट तैयार करके आप को करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं, इनको भी आपको करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पे सेटिंग एक्टिविटीज, तो सारी एक्टिविटीज हैं क्या करेंगी? आपके को करिकुलर एक्टिविटीज को इम्प्रूव करेंगे और ये होंगे आपके इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के अनुसार। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में, अच्छे से बनाने में ये आपको मदद करेंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई। इस तरीके से फ्रेंड्स, हमने धौलागढ़ माता सीरीज फोर्थ के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। और ये क्वेश्चंस है वो नवोदय सिस्टम पर आधारित है, नवोदय सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चंस है, आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप मुझे बताइए कि किस तरीके के क्वेश्चन है वो आपको चाहिए, आपको कंटेंट कैसा चाहिए, आप जरूर कमेंट करिए।
तो साथियों, नवोदय सिस्टम पर आधारित प्रश्नोत्तरी का धौलागढ़ माता सीरीज फोर्थ पार्ट है, हमने कंप्लीट कर लिया। इससे पहले 3 पार्ट हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत ही फोकस्ड वे में मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ। ये क्वेश्चंस हैं वो इंफॉर्मेटिव है, यहाँ पर कोई परीक्षा आपकी नहीं ली जा रही है। आप इनको कह सकते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग बोल सकते हैं, मतलब आंसर से भी आपको सीखने को मिल रहा है, क्वेश्चन से भी आपको सीखने को मिल रहा है। मैं एक प्रिसाइज मैनर में नवोदय सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आ रहा हूं और ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस और लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। क्योंकि नवोदय सिस्टम है वो परीक्षा के सिलेबस में रखा गया, जैसे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स, मेस मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, एडमिशन इन जेएनवीज, और इसके साथ में ही हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एचएम है, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज है, परचेज प्रोसीजर है, कंडेमनेशन प्रोसीजर, जेएनवीएसटी, ट्रांसफर पॉलिसी। मतलब कि मैं आपके सिलेबस के अनुसार प्रिसाइज तरीके से फोकस करके और नवोदय सिस्टम के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। और ये क्वेश्चन सीरीज का नाम है धौलागढ़ माता श्रृंखला। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।